अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आई डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज़। रावलपिंडी को मरी से मिलाने के लिए मौजूदा एक्सप्रेसवे को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की करने के लिए एक्सपैंड करने के लिए टेंडर्स मंगवा लिए गए हैं। क्यों? इस एक्सप्रेसवे के ऊपर अक्सर ट्रैफिक जैम्स रहते हैं, यहाँ पर कोई रेस्ट एरिया नहीं है और कोई ख़ास सहूलियात नहीं थी। इस अहम डेवलपमेंट के बाद उम्मीद है कि उस एरिया के अंदर टूरिज़्म बढ़ेगा और हम सजेस्ट ये करेंगे कि कौन कौन से ऐसे इकदाम हैं जो लिए जाएं तो मरी ओवर क्राउडेड भी नहीं होगा और वहाँ पर जाने का मज़ा भी आएगा। इसके अलावा आज की दूसरी खबर, हुकूमत सिंध और नैब ने मिलकर सूबे के अंदर मौजूद जंगलात की ज़मीन पर कब्ज़े और 2 नंबरियाँ ख़त्म करने का फ़ैसला किया है। याद रहे, सूबा सिंध के अंदर 34 लाख एकड़ रकबा जंगलात के लिए मुख्तस है। उसमें से कोई 18 लाख एकड़ रकबा वागुजार भी करवा लिया गया जो पहले कब्जे में था। उसकी मालियत को 3600 अरब रुपए बताई जाती है। इस खबर को प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले जानेंगे आज की अहम खबर। रावलपिंडी से मरी तक एक्सप्रेसवे को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की करने के लिए टेंडर्स मंगवा लिए गए हैं। इससे ना सिर्फ ये जो एक्सप्रेसवे है इसे एक्सपैंड किया जाएगा, बल्कि एक्सपेंशन के साथ साथ इसके ऊपर रेस्ट एरियाज बनाए जाएंगे, जिस तरह लाहौर, इस्लामाबाद और दीगर मोटरवेज के ऊपर बने हुए हैं, जिसमें वॉशरूम्स होंगे, खाने की जगह होगी, रेस्ट करने की जगह होगी। फिर यहाँ पर जो रोड लाइट्स लगेंगी, स्ट्रीट लाइट्स लगेंगी, वो सोलर पे लगेंगी, दिन में चार्ज होंगी, रात के वक्त वहाँ पर रोशनी फैलाएंगी। तो फ्यूचर में यही जो एक्सप्रेसवे है ये आगे मुजफ्फराबाद और चकोटी बॉर्डर तक भी जानी है। तो बहुत अच्छा है, मरी को डेवलप किया जाना चाहिए, उसके लिए रोड बेहतर करनी चाहिए, लेकिन मरी के अंदर जाकर जो रश लग जाता है उसकी तरफ किसी हुकूमत का ख्याल नहीं है। अब होना ये चाहिए कि मरी शहर को ट्रैफिक फ्री शहर करार दे देना चाहिए, यानी कोई गाड़ी मरी शहर के दूध में दाखिल ना हो। मरी के बाहर आप 8-10 पार्किंग प्लाजा बनाएं, जो गाड़ी भी है वहाँ पर वो शख्स गाड़ी पार्क करें, उसके बाद वहाँ पर इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ चलें या इलेक्ट्रिक जैसे गोल्फ कार्ट्स होती हैं उस तरह की गाड़ियाँ सिर्फ चलें और वो गाड़ियाँ पूरे शहर के अंदर आपको ट्रांसपोर्ट मुहैया करें। इससे एक तो शहर के अंदर ट्रांसपोर्टेशन का बहुत बड़ा मसला हल हो जाएगा। फिर जो लोग गाड़ियाँ भर भर के दूसरे शहरों से मरी जाते हैं वो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाएंगे, तो मरी जाने वाली गाड़ियों की तादाद कम होगी क्योंकि लोग बसों में कन्वर्ट हो चुके होंगे और फिर आपके मुल्क की सतह पर भी फ्यूल बचेगा, उस इलाके के अंदर आलूदगी जो है वो कम हो जाएगी। इसके साथ साथ इस एक्सप्रेसवे की एक्सपेंशन के बाद यहाँ पर मज़ीद दरख्त लगाने का भी कहा गया और स्पेशली उस इलाके के फलदार दरख्त जो हैं मरी एक्सप्रेसवे की दोनों साइड्स पर लगेंगे। ये बहुत अच्छा है। फलदार दरख्त जो हैं टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं। अगर वो रेस्ट एरिया पे खड़े होंगे, इर्द गिर्द कुदरती तौर पर या सरकारी तौर पर लगाए गए फलदार दरख्त होंगे तो उसे इंजॉय करते हैं और वो एक अलहदा फ्लेवर होता है। दरख्त से फल तोड़ कर खाना उसका बिल्कुल डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है, फ्लेवर होता है। हाँ, आप दरख्तों को ज़ाया ना करें। जिस तरह हमारे अक्सर सयाह यहाँ से गिलगित बल्तिस्तान जाते हैं, वहाँ पर आप किसी दरख्त से भी फल तोड़ कर खा सकते हैं। हम लोग तो वहाँ पे शाखें तोड़ना शुरू करते हैं। इस पर अक्सर हमारे गिलगिती और बल्तिस्तान के भाई शोर भी मचाते हैं कि फल खाइए, दरख्त ना खाइए। तो हम उम्मीद करते हैं कि इसके साथ इन चीज़ों को भी देखा जाएगा। वैसे रवां साल खैबर पख्तूनख्वा के अंदर 90 लाख से ज़ायद टूरिस्ट विज़िट कर चुके हैं। ये बहुत बड़ी तादाद है। पिछले साल की निस्बत 100% इजाफा हुआ है टूरिज़्म के अंदर। 45 लाख पिछले साल के अंदर टूरिस्ट गए थे खैबर पख्तूनख्वा। इस साल 90 लाख जा चुके हैं जुलाई की 31 तारीख तक, 7 महीनों में। इनमें से सिर्फ 2500 फॉरनर्स आए हैं, बाकी लोकल टूरिज़्म है। तो हमें अपने यहाँ होटल्स की जो है कैपेसिटी बेहतर करनी होगी, सिक्योरिटी के मामला बेहतर करने होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होगा, तब जाकर पाकिस्तान में टूरिज़्म से $10 बिलियन का पोटेंशियल अवेल किया जा सकता है। हमारे पास नेचुरल टूरिज़्म है, फिर सिखों के, हिंदुओं के, मुसलमानों के, इन तमाम बड़े बड़े मज़ाहिब के कदीम मजहबी मकामात हमारे पास हैं। कदीम तहजीबें, मोहनजोदाड़ो वगैरह हमारे पास, मेहरानगढ़ की तहजीब है। तो इन तमाम चीज़ों को हमने आज तक कभी क्लब करके कैश ही नहीं करवाया। यानी कि दुनिया में जिस किस्म की टूरिज़्म होती है, स्वाय जिसे हम मजहबी तौर पर हराम समझते हैं, जो अयाशी के लिए होती है, उसके अलावा हर किस्म की लीगल टूरिज़्म का पोटेंशियल पाकिस्तान में है।
समंदर से लेकर और K2 तक, दुनिया की दूसरी हाईएस्ट पीक तक हर किस्म का टूरिज्म इस इलाके के अंदर दिया हुआ है। कमियां कोताहियां हमारे अंदर हैं। आइए डिस्कस करते हैं आज की दूसरी अहम खबर क्या है। हुकूमत सिंध ने नैब के तावन से पूरे सूबे के अंदर मौजूद जंगलात की ज़मीन को महफूज करने का एक बीड़ा उठाया है और क्लेम ये किया है कि अब तक 18 लाख एकड़ रकबा जो है वो गैर कानूनी कब्ज़ों से वागुजार करवा लिया गया है। गैर कानूनी लीजेस या 2 नंबरी से जो लीज दी गई थी जंगलात की ज़मीन की, वो ख़त्म करवाई गई है और ये 18 लाख एकड़ ज़मीन जो है ये 3600 अरब रुपए की है, यानी 3.6 ट्रिलियन रुपीस की ये ज़मीन बनती है। तो अच्छी बात है अगर ये काम शुरू किया गया है तो, क्योंकि सिंध के अंदर जंगलात का कुछ काम हुकूमत सिंध बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन अंदरून सिंध के अंदर जंगलात की ज़मीन पर कब्जा बहुत बड़ा मसला है। क्यों? पीपल्स पार्टी के वहाँ के सरदार जो है वो इसे अपना हक समझना शुरू किए हुए हैं। अब पूरे सूबे के अंदर कुछ 34 लाख एकड़ ज़मीन ऐसी है जो जंगलात के लिए मुख्तस है। जंगलात को एक किस्म के नहीं होते जैसे हम समझते हैं कि एक जगह पर बहुत सारे जंगल लगे हों। बहुत सारी जगह ऐसी होती है जो दरिया के दोनों साइड पर होती है, जहाँ कभी पानी चढ़ता है उतरता है, वहाँ भी जंगलात होते हैं, उसे रिवराइन फॉरेस्ट कहा जाता है। उसकी ज़मीन अगर हम बात करें तो तकरीबन 6 लाख एकड़ है जो दरिया सिंध के इर्द गिर्द जंगलात की ज़मीन है। फिर जहाँ पर नहरी जंगलात हैं जैसे छंगा मांगा का जंगल है वो 2 लाख एकड़ ज़मीन है। फिर रेन फॉरेस्ट जो है वो 11 लाख एकड़ ज़मीन है। इसके अलावा मैंग्रोव्स वहाँ पर 15 लाख एकड़ के ऊपर ज़मीन है जो कि फॉरेस्ट की है। मैंग्रोव्स वो पौधे जो कि पानी में उगने की सलाहियत रखते हैं और ज़्यादातर कोस्टल एरियाज़ के अंदर होते हैं। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है कि अगर हुकूमत सिंध इस कदर सीरियस है, नैब के महकमे को इन्वॉल्व करके चीज़ें थोड़ी सी एक्सपर्टाइड हो जाएंगी। छोटे मोटे जो वहाँ पर कब्ज़ा ग्रुप हैं वो नैब के नाम से डर जाएंगे, बड़े तो वैसे ही नैब के साथ होते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये इनिशिएटिव जो है ये सिंध के अंदर जो ज़मीन है उसे फॉरेस्ट के अंदर लाने में कामयाब हो गया। अब सिंध का जितना टोटल एरिया है उसमें से 10% एरिया ऐसा है जो कि फॉरेस्ट की ज़मीन डिक्लेयर किया गया है। तो पाकिस्तान एक ऐसे खित्ते में है जहाँ पर आप 25% हिस्से को फॉरेस्ट नहीं बना सकते। हमारे अक्सर नाज़रीन या अक्सर सामीन समझते हैं कि जनाब दुनिया के बहुत सारे ममालिक में जो मुल्क है उसका 25% फॉरेस्ट होना चाहिए, जंगल होना चाहिए, लेकिन वहाँ पर उस कदर बारिशें भी होनी चाहिए। पाकिस्तान में उतनी बारिशें नहीं होती पूरे पाकिस्तान में कि यहाँ पर 25% एरिया के ऊपर हम जंगल उगा सकें। जिस तरह का हमारा ट्रेन है, कहीं पर सहरा है, कहीं पर बड़े बड़े पहाड़ हैं, कहीं पर आम ज़मीन है, तो इस तरह के एरिया में अगर आप 10-12% भी फॉरेस्ट लगा लें तो वो 25% जितना ही काउंट होगा। क्यों? हमारे पर लैंड उस तरह नहीं है। जैसे ब्राज़ील के पास वहाँ पर लैंड उस तरह की है, वहाँ बारिशें उसी तरह की होती हैं, तभी उन्हें रेन फॉरेस्ट कहा जाता है। अमेज़न वगैरह वो रेन के इलाके हैं, वहाँ बारिशें पूरा साल होती रहती हैं। उन्हीं बारिशों के सबब वहाँ पर बड़े बड़े दरिया हैं। हमारे पास उतनी बड़ी मिकदार में बारिशें नहीं होती, इसलिए हमारे पास 25% के जंगलात भी मुमकिन नहीं। चंद इलाके ज़रूर हैं खैर पख्तूनख्वा के, गिलगित बल्तिस्तान के, जहाँ पर बारिशें ज़्यादा होती हैं, यहाँ पर ज़मीन भी जो है वो अच्छी है, वहाँ पर जंगलात बड़ी मिकदार में हो सकते हैं। बाकी पाकिस्तान में ये मुमकिन नहीं है। नाज़रीन, आज का एपिसोड हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आरा से में आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।